बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड दिस इज रिलेटेड टू द बेसिक डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी दैट विल बी यूज्ड इन आवर कोर्स रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। तो इस कोर्स के अंदर जो बेसिक डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएंगी उनका फिजिकल मीनिंग क्या है और वो हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आज का जो लेक्चर होगा इसके ऊपर रखा गया है। So the code of our lecture course code is PHY 509 MSc Physics first semester morning for the semester fall 2021. So in this lecture we will discuss about the basics of event. इवेंट क्या होता है जब वेन एवर वी हम अपने कोर्स के अंदर बात करेंगे कि इवेंट इज हैपन, देन उसका क्या मतलब है, फिजिकली इसका क्या मतलब है वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है, उसका जानना क्यों ज़रूरी है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रेम्स एंड हम टाइप्स ऑफ फ्रेम की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रेम से क्या मुराद है, कितनी तरह के फ्रेम्स हो सकते हैं। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर मेजरमेंट एंड इम्प्रॉपर मेजरमेंट्स। आपने सुना होगा कि रिलेटिविटी में हम ज़्यादातर प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर मेजरमेंट्स की बात करते हैं। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर मेजरमेंट से क्या मुराद है। सो आज का लेक्चर जो होगा इन सारी चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं इवेंट क्या चीज़ है। तो व्हाट इज कॉल्ड इवेंट? एंड इवेंट इज समथिंग फिजिकल फिनोमिनन। याद रखिएगा कि हमारे रिलेटिविटी के अंदर जब भी हम किसी इवेंट की बात करेंगे तो वो किसी भी फिजिकल फिनोमेना की बात हो सकती है। सो फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक द बल्ब इज फ्लैश, तो ये बल्ब का फ्लैश ऑन होता है, तो दिस इज द फिजिकल फिनोमेना। तो हर वो फिजिकल फिनोमेना जो कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या कहा जा सकता है, उसको इवेंट कहा जा सकता है। assume the events occur and is observed by an observer addressed in an inertial frame, then events location and the time can be specified by the coordinates x y z t। तो इस तरह की सिचुएशंस जिसके अंदर रिलेटिविटी के अंदर हमने डिफरेंट इवेंट्स को क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, लोकेट करना होता है और उसके कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करना होता है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी हम उस इवेंट से रिलेटेड हम उनको किसी ना किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से डील करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अंदाजा बहुत ज़रूरी है। किसी भी फिजिकल फिनोमेना की हैपनिंग को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें। तो आइए देखें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जा सकता है विच डिफाइंस द पोजीशन और पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इन टू और थ्री डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हम बड़े ही आसान अल्फाज में बात करें तो हर वो फ्रेम जिसके ज़रिए से आप किसी भी पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या इवेंट की पोजीशन या उसकी लोकेशन या उसको मेजर या उसको ऑब्जर्व करने में आसानी बना सकें, हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक आपके इर्द गिर्द एक सिस्टम होता है विच इज यूज टू डिफाइन द रिलेटिव पोजीशंस अमंग द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऐसा सिस्टम जो कि आपकी पोजीशंस और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेटिव पोजीशंस वगैरह फाइंड करने के लिए ज़रूरी होता है, इट इज़ कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यू कैन सी हियर इन अ वेरी वे कि जिस तरह आप देख सकते हैं कि सबसे ईजीएस्ट और आसान तरीका जो है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने का वो आपका कार्टेशियन सिस्टम है। तो यू कैन सी हियर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज दी जी एक्सिस। सो दिस इज द ओरिजिन। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर किसी भी, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कोई बॉडी ए है और उसको लोकेट करना चाहते हैं, तो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट होंगे और रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन होगा। हम ओरिजिन के लिहाज से इसकी तरफ एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और उसको हम आर लिख सकते हैं। तो दिस पोजीशन वेक्टर विल बी नेम्ड एज द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर, द वैल्यू ऑफ वाई एंड द वैल्यू ऑफ जी हेयर। तो ये प्योरली स्पेस डिपेंडेंट है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्स, वाई और जी पे डिपेंड करता है। और इसके साथ ही हम टी को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप टाइम के हिसाब से किसी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, तो इसके अंदर आप टी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कार्टेशियन सिस्टम है और इसका जो ओरिजिन है दैट इज दी ओ। आपने इस सेंट्रल पॉइंट से इस ए बॉडी की पोजीशन को मापने की कोशिश की है।
कि ओ से x के हिसाब से कितना है, ओ से y के हिसाब से कितना है और ओ से v के हिसाब से भी कितना है। इन सारी सिचुएशंस को हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो ओ ऑब्जेक्ट ए को लोकेट करता है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, और इस तरह से उसके कार्टेशियन और उसकी फर्दर जो है एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, जी पोजीशन एंड टाइम को मेजर किया जा सकता है। इन अ सिमिलर वे वी कैन आल्सो सी दैट व्हाई द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लाज़मी नहीं है कि आपके पास एक्स, वाई और ज़ी ही हो। जस्ट लाइक दिस इज़ द पिक्टोरियल व्यू ऑफ द बस, और बस के में अंदर एक जो है ऑब्जर्वर खड़ा है, और जबकि दूसरी जो ऑब्जर्वर है वो बाहर देख रही है, और दूसरी वाली ऑब्जर्वर जो है, पहली वाली ऑब्जर्वर वो कह रही है कि यू आर मूविंग। जबकि पहली वाली ऑब्जर्वर जो है, जिसने रेड फ्रॉक पहना हुआ है, शी इज सेइंग दैट नो आई एम स्टिल, और वो खड़ी हुई है और मैं रेस्ट पे हूँ। तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट कि ये इस तरह की जो रिलेटिव चेंजेस हैं, कि इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि मैं अपने ही फ्रेम के हिसाब से मूव नहीं कर रही, जबकि बाहर वाला ऑब्जर्वर जो है वो अपने फ्रेम के हिसाब से देख रहा है सारी चीज़ों को, और उसके मुताबिक ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v। तो आप इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑब्जर्वर जो है वो सेकंड ऑब्जर्वर को देख रहा है कि वो v से मूव कर रहा है, जबकि v जो है वो फील कर रहा है कि ये जो है आपके पास माइनस v के साथ पीछे मूव कर रहा है। तो दैट इज व्हाई यू कैन से दैट कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके बिहेवियर को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने इस जगह देखा है। ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, और इस फ्रेम के मुताबिक शी इज ऑन रेस्ट, बट अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर शी इज मूविंग विद वेलोसिटी v। तो इसलिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपनी ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट्स को कैलिब्रेट करना होता है, हमने उसको अच्छे तरीके से समझना और देखना होता है। इस वजह से आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अच्छे तरीके से जान सकें कि आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो किस फ्रेम के हवाले से है, और किस किस तरीके कार के मुताबिक है, ताकि उसके अंदर आप बेहतरी ला सकें। सिमिलरली इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक और एग्जांपल है जिसके अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं कि एक ही रोड के ऊपर ऑपोजिट जो लोग खड़े हुए हैं, सो दे आर ऑन द एक्चुअली द डिफरेंट फ्रेम्स हियर। सो ही इज इन अदर फ्रेम एंड दिस ऑब्जर्वर इन अदर फ्रेम। सो तो उस हवाले से आपके पास जो है वो उनका राइट और लेफ्ट जो है वो जैसे कि ऑपोजिट होता है। तो दैट इज व्हाई द फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस जितनी भी मेजरमेंट्स वगैरह हैं उनके लिए करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अहमियत को समझते हुए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक और डेफिनेशन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मुलाजा करें कि इन फिजिक्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ एन abstract coordinate system and the set of physical reference points that uniquely fix the coordinate system and standardize the measurements within that frame। तो ये बहुत जामिया किस्म की जनरलाइज डेफिनेशन है, जिसके अंदर हर वो चीज़ ऐड कर दी गई है जिसके अंदर आप पहली डेफिनेशन में कमियां देखते हैं। तो फिजिक्स के अंदर अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो कंसिस्ट होता है ऑब्स्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा एंड द सेट ऑफ फिजिकल रेफरेंस पॉइंट, और कुछ ना कुछ फिजिकल रेफरेंस के पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर फिजिकल रेफरेंस पॉइंट जो है वो आपका ओरिजिन होता है, और उसके बाद जो है फिर उसको मेजर करने के स्टैंडर्डाइज्ड तरीके जो हैं, जिनकी वजह से आप उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को चला सकते हैं, वो होगा जिस तरह आप इन दोनों की रिलेटिव मेजरमेंट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए इनके आपस में जो स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट का तरीकाकार होगा, वो भी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ऐड कर दिया जा सकता है। तो इस तरह से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जनरल वे के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में कहें तो आप कह सकते हैं कि हर ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर वो होगा जिसने मेजरमेंट्स करनी है या ऑब्जर्वेशन करनी है, तो वो किसी भी फ्रेम में हो सकता है। तो ऑब्जर्वर या ये हो या ये हो, तो इस ऑब्जर्वर के मुताबिक जो इसकी कॉमन पोजीशनिंग और कॉमन जो है वो रेफरेंस पॉइंट्स बनते हैं, वो इसका फ्रेम होगा, और इसी तरह इस ऑब्जर्वर के मुताबिक जो इसके रेफरेंस पॉइंट्स बनते हैं वो इसका फ्रेम होता है। तो इसलिए हम फ्रेम को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं।
सिमिलरली फ्रेम्स की दो टाइप्स हैं, इनर्शियल फ्रेम होंगे और नॉन इनर्शियल फ्रेम होंगे। ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। फिर भी हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन किया देते हैं। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम। तो याद रखिएगा कि इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जिनका एक्सेलरेशन जीरो होता है, जिसको हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स भी कहा जाता है। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वो है जो कि नो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स है। It is a frame of reference which is either having a uniform linear acceleration or is being rotated with uniform speed. तो उस हवाले से आप इसको कह सकते हैं कि these are the non non inertial frames, or you can say the inertial accelerated frames. So these are the accelerated frames. Inertial frame जो है of reference is those reference in which the Newton's law are valid. याद रखिएगा, इनर्शियल फ्रेम्स के लिए जो न्यूटन लॉ है वो वैलिड रहते हैं, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम्स जो रेफरेंस आर दोज रेफरेंसेस इन विच न्यूटन लॉज आर इनवैलिड. In the same way, we can say in inertial frame of references, zero force correspond to zero acceleration, while you can say here in non-inertial force frames, the zero force does not correspond to zero acceleration. So ये एक बात है जिसका आपने ख्याल रखना है कि नॉन इनर्शियल के अंदर अगर आपके विद इन द फ्रेम जो है अगर फोर्स जीरो आ भी गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर नॉट एक्सेलरेटिंग। तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास जो है वो सिचुएशन जो होगी वो डिफरेंट होगी। इसकी एग्जांपल देख लें जी, ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज एन इनर्शियल फ्रेम। अगर कोई ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो आपको एक्सेलरेशन नहीं फील होता, आप उसके अंदर इजीली घूम फिर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर एक्सेलरेशन जो है वो आप उस फ्रेम के अंदर मूव कर सकते हैं। जबकि अ फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में बी कंसिडर्ड एज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसके अंदर आपके पास क्या है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, उसके अंदर आप फील करते हैं कि देयर इज समथिंग आइदर इट इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो उसके वाले से आप इसके अंदर वेरिएशन वगैरह को फील कर सकते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल है नॉन इनर्शियल फ्रेम। So similarly, the important thing that is morely जो हम आमतौर पे जिसके बारे में परेशान भी होते हैं और जिसके बारे में हम सीखते भी हैं, दैट आर दी प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर मेजरमेंट्स। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर मेजरमेंट्स से क्या मुराद है? हर वो मेजरमेंट जो कोई ऑब्जर्वर लेता है, चाहे वो किसी भी फ्रेम के अंदर हो, तो वो दो हिस्सों के अंदर तकसीम की जा सकती है। एक को कहेंगे प्रॉपर मेजरमेंट्स और दूसरी होती है जी इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर मेजरमेंट्स जो होती हैं वो एक्चुअल मेजरमेंट्स होती हैं, जबकि इम्प्रॉपर मेजरमेंट्स जो होती हैं दे आर दी बेसिकली द रिलेटिव मेजरमेंट्स। तो इनके दो नाम हो सकते हैं, एक्चुअल मेजरमेंट और रिलेटिव मेजरमेंट्स, या प्रॉपर मेजरमेंट्स या फिर इम्प्रॉपर मेजरमेंट्स। तो उस हवाले के साथ आप देख सकते हैं इफ द इवेंट एंड द ऑब्जर्वर, याद रखिएगा तो दो चीजें हमेशा रिलेटिविटी में कॉमन रहेंगी, एक है इवेंट और दूसरा है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर वो होंगे जो इस इवेंट को देख रहे हैं, जबकि इवेंट वो है जो हैपन हो रहा है, फिजिकल फिनोमेना। ठीक है नहीं? तो इवेंट और ऑब्जर्वर बोथ आर इन द सेम फ्रेम, अगर वो दोनों एक ही फ्रेम के अंदर मौजूद हों, देन द मेजरमेंट्स आर कॉल्ड द प्रॉपर मेजरमेंट्स। तो याद रखिएगा जो मेजरमेंट ऑब्जर्वर करेगा उस फिजिकल फिनोमेना की, वो क्या कहलाई जाएगी? प्रॉपर मेजरमेंट कहलाई जाएगी। अगर आपके पास ऐसा ना हो और सिचुएशन ये हो कि इफ द इवेंट एंड द ऑब्जर्वर बोथ आर इन डिफरेंट फ्रेम्स, तो वो दोनों के दोनों क्या हो? डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर मौजूद हो, तो उनकी जो मेजरमेंट होगी वो इम्प्रॉपर कहेगी, वो रिलेटिव मेजरमेंट होगी, वो असल मेजरमेंट नहीं होगी। तो उस हवाले से जो है हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आया कि हम प्रॉपर मेजरमेंट्स करते हैं या इम्प्रॉपर मेजरमेंट्स करते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर आप ये देखते हैं कि जब टाइम डिले हो रहा होता है या लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है या फिर आपके पास जो है मैच वेरी कर रहा होता है, दीज आर मोस्ट ऑफ द टाइम आर दी इम्प्रॉपर मेजरमेंट्स। जबकि जो एक्चुअल चीजें हैं वो सारी की सारी वहीं पे ही रहती हैं जिस फ्रेम के अंदर बॉडी या फिजिकल फिनोमिना या फिर आपके पास जो चीजें हैं वो कैरी की जा रही होती हैं और उसके मुताबिक ही ये सब कुछ चलता है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट कि आपके पास जो है ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर मेजरमेंट जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो इन दिस वे वी आर हेयर हैविंग अ एग्जांपल हेयर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक सिचुएशन है जिसके अंदर आपके पास दो ऑब्जर्वर हैं। सो द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर, दिस इज ऑब्जर्वर ए, एंड अ बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन।
और वो है ऑब्जर्वर बी। तो अंदर जो है वो लाइट चल रही है इस गाड़ी के अंदर, ठीक है जी। और इस रेल कैबिन के अंदर आप देख सकते हैं कि लाइट जो है उसकी एक अपनी स्पीड है और उसको मेजर कर रहा है बाहर वाला ऑब्जर्वर। सो यू कैन से है देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह की ऑब्जर्वेशन है। तो उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर ये लड़की ऑब्जर्वेशन करेगी तो इट विल बी कॉल्ड एज द प्रॉपर मेजरमेंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस लेडी, द अगर जो भी है, अगर ये टाइम मेजर करती है, लेंथ मेजर करती है, तो ये आपके पास क्या होगी, प्रॉपर मेजरमेंट। दीज आर कॉल्ड दी प्रॉपर मेजरमेंट्स। और ज्यादातर हम इनको नॉट्स लिखते हैं। तो ये नॉट लिखा जाएगा, टी नॉट लिखा जाएगा, एल नॉट लिखा जाएगा। अगर ये मैथ भी मेजर किया जा रहा है इसी फ्रेम के अंदर, तो इट विल बी राइटिंग एज एम नॉट। तो इस सिचुएशन के लिए हम एम नॉट, टी नॉट, एल नॉट लिखते हैं। और इन दोनों के लिहाज से ये दोनों एक दूसरे के हिसाब से क्या है, स्टेशनरी हैं। तो इसको आमतौर पे हम स्टेशनरी ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है कि लाइट का बल्ब का चलना और लाइट का इस तक पहुंचना बोथ आर इन द सेम फ्रेम, और इनकी आपस में जो रिलेटिवली वे है वो जीरो है। तो इस वजह से इसको स्टेशनरी मेजरमेंट्स भी कहा जाते हैं। जबकि अगर यही सब कुछ जो है, ये पर्सन जो बाहर खड़ा हुआ है ये मेजर करेगा, वे मैथ्स मेजर करने की कोशिश कर रहा है, टाइम मेजर करने की कोशिश कर रहा है, या लेंथ मेजर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारी की सारी क्या होंगी, दीज आर दी इम्प्रॉपर मेजरमेंट्स। क्योंकि ये इस फ्रेम में है और ये दूसरे फ्रेम में है, तो ये असल में इम्प्रॉपर मेजरमेंट्स करेगा, ये हमेशा रिलेटिव मेजरमेंट्स करेगा। तो दीज आर कॉल्ड दी रिलेटिव मेजरमेंट्स। अगर आपके पास ये ऑब्जर्वर इस फ्रेम के अंदर काम करेगा तो दीज आर कॉल्ड दी रिलेटिव मेजरमेंट्स। अगर वो जो लेडी है वो उसी फ्रेम के अंदर मेजरमेंट्स करेंगे, दीज आर कॉल्ड दी प्रॉपर मेजरमेंट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर मेजरमेंट्स। And this is the example of, you can say, the improper IPM, improper measurements, and this इसके मुताबिक हम इसको डील कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सिमिलरली आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, एंड दैट इज द वेरी फेमिलियर एग्जांपल इज दैट कि आपके पास सिचुएशन ये है कि एक दो सिचुएशंस हैं। दोनों ऑब्जर्वर जो हैं, दोनों के पास क्लॉक्स हैं, और ये ऑब्जर्वर अपने हिसाब से इस क्लॉक को स्टडी कर रहा है, ये वाला ऑब्जर्वर अपने हिसाब से स्टडी करता है, और उसके मुताबिक जो है ये शिप ट्रेवल करती है। तो इस शिप के अंदर जो टाइम होगा दैट इज द प्रॉपर मेजरमेंट। जबकि इस शिप के ऊपर और जो अर्थ के ऊपर जो टाइम होगा इट इज ऑल्सो विल बी द प्रॉपर मेजरमेंट्स। बट अगर किसी वजह से ये हो कि ये लेडी इस क्लॉक को ऑब्जर्व करे और ये वाली लेडी जो है वो इस क्लॉक को ऑब्जर्व करे जो कि इस मेजरमेंट्स के अंदर है, तो इस सिचुएशन के लिए आप कह सकते हैं कि बोथ हैविंग द इम्प्रॉपर मेजरमेंट्स। एंड इसके अंदर भी होता यही है कि इसके नज़दीक ये है कि वो यंग होगा, और इसके नज़दीक ये होगा कि ये ओल्ड एज हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं कि ये ट्विन पैराडॉक्स के तौर पे भी है। तो इसको हम फर्दर अपनी क्लास के अंदर पढ़ेंगे भी, कि जिसके अंदर ये ऐसा हो रहा होता है और हम ऐसा फील कर रहे होते हैं कि ये होगा। तो दिस इज बेसिकली द टाइम डायलेशन। और ये टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट जो है हम फर्दर जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी स्टडी करेंगे और उसके मुताबिक चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आपकी जो प्रॉपर मेजरमेंट्स है और इम्प्रॉपर मेजरमेंट्स है वो वेरी होती हैं, और उसके मुताबिक जो हम रिलेटिव चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। हालांकि वो जो रिलेटिव चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं वो एक्चुअली तौर पे फिजिकली हो भी रही होती हैं, और इसी वजह से अपेरेंट लगता है कि जिस तरह वाकई ही मैथ, टाइम और लेंथ वेरी हो रही होती हैं, और वो है होती भी ऐसे ही है। और इसकी जनरल फिजिकल एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ मौजूद है जिसके अंदर टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास वेरिएशन वगैरह पाए जाते हैं। सो इस लेक्चर के अंदर जो है हमने इन सारी बातों की बेसिक्स को सीख लिया है और सीखने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम फर्दर जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी एंड द टाइप्स ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बात करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है हम रिलेटिविटी को पढ़ सकते हैं, और कितनी इसकी टाइप्स हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। मैं आपको वैसे थोड़ा सा बताता चलूँ कि रिलेटिविटी को हमने आमतौर पे वैसे तो अ, 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, बट अगर देखा जाए तो ये इसके 2 मेजर पोर्शन हैं। एक है न्यूटोनियन रिलेटिविटी या फिर गैलीलियन रिलेटिविटी, और उसके बाद आपके पास आ जाती है आइंस्टाइन रिलेटिविटी।
और आइंस्टाइन रिलेटिविटी जो है वो भी 2 हिस्सों में तक़सीम की जाती है। एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड एक है जी आपके पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ये लिखा जाएगा एसटीआर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जीआर इज स्टैंड फॉर द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ये जनरल रिलेटिविटी के नाम से जानी जाती हैं। और उस हवाले से हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे न्यूटोनियन रिलेटिविटी को कवर किया जाए और न्यूटोनियन रिलेटिविटी जो है वो रिलेटिव मोशंस के बारे में क्या आइडिया देती है वो पढ़ेंगे। देन इन फर्दर लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड एट देन वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई कुछ कन्फ्यूजन है, कोई डिस्कशन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन के ज़रिए से पूछ सकते हैं। आप ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से अपने क्वेश्चन जो है, अपने डिस्कशन वगैरह उनको कैरी आउट कर सकते हैं। आप सब लोग जो है वो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।